हेलो एवरीवन गाइस, सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड्स एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर 35 का और अथवा वाला पार्ट। ये क्या सीन है भाई? गाइस, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये एचबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था भाई। 5 मार्क्स में पहले वाला पार्ट, 3 मार्क्स में सेकंड वाला 2 मार्क्स में। ठीक है गाइस, क्या था एक्चुअली बोर्ड एग्जाम के अंदर है ना 35 जो क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट दे रखे थे। मतलब कि एक जो पार्ट यानी कि आपको एक प्रकार से चॉइसेस दे रखी थी कि या तो ये वाले 2 पार्ट कर लो या ये वाले 2 पार्ट कर लो। इसके जो पहले वाले 2 पार्ट थे उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है, आपको आपके कंसेप्ट का पता चल जाएगा। और गाइस, ये क्वेश्चन आपको बहुत सी बातें सिखाएगा। ठीक है, क्या भाई? पहली बात सुनो, क्या है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और फिर ये देखो कि क्या ये आपको आता है कि नहीं आता। वीडियो पॉज करके देख लो भी, देख लिया? ठीक। अब जिसको आता है वो ये समझ गया होगा कि बस ऐसे अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है पर सच में काफी आसान है। एग्जामिनर ने बहुत ही आसान बात पूछ रखी है, आसान कंसेप्ट पूछ रखा है, बस एक फॉर्मूला आना चाहिए छोटा सा। और 11th में भी करते हो आप इसको, ऐसी बात नहीं है। तो एक प्रकार से 11th का क्वेश्चन है, पर जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल सोल्व नहीं किए ना उनके लिए तो टफ लगेगा ही, हो गई है टफ उनके लिए। क्या है क्वेश्चन भाई? आओ डील करते हैं मिलकर एक साथ। 3 नंबर का क्वेश्चन देखो कितना आसान है। पहला पॉइंट, कैलकुलेट कीजिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। यानी ये देखो भाई, सेल बना रखी है क्रोमियम से और कैडमियम से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसका पोटेंशियल बताना है ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें ये रिएक्शन हो रही हो। और क्या बताना है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये भी बताना है। रिएक्शन मतलब आर चेंज डेल्टा, जी गिव्स फ्री एनर्जी, नोट सुपरस्क्रिप्ट लगा रखा है स्टैंडर्ड। क्या बन गया? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, कैसे निकालते हैं? पहले तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्या फॉर्मूला होता है? ई नोट सेल बराबर होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब देख लो इन दोनों में से कौन कैथोड का काम करेगा, कौन एनोड का। पहले देखो भाई, क्रोमियम और कैडमियम दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है, +2 से 0 में, +3 से 0 में। डन, ओके। क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, अब कैथोड का काम कौन करेगा दोनों में? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। देख लो दोनों में किसका ज्यादा है। ये -0.74 है, ये -0.40, कौन ज्यादा है? 74 वाला। आगे माइनस लग गया तो क्या हो गया भाई? कम। ये वाला क्या है? ज्यादा है। तो कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया भाई? -0.40, माइनस का निशान। एनोड, ये एनोड जिसका कम रिडक्शन पोटेंशियल वो एनोड का काम करेगा भाई। कितना? -0.74 वोल्ट। क्या है आंसर? ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, यानी -0.40 माइनस माइनस प्लस 0.74। क्या आ गया भाई? 74 में से 40 गए, 0.34 वोल्ट। दिस इज द आंसर। 11वीं क्लास में निकाला है आपने, +2 वालों, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ये इतनी बड़ी रिएक्शन दे दी भाई। ठीक, खास बात क्या है, देखो अगर आपको कंसेप्ट आता है तो सब आता है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल दे रखा है -NF इंटू में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ सेल। एन क्या है? कितने इलेक्ट्रॉनों से रिडक्शन हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉनों से ऑक्सीडेशन हुआ है। एफ क्या है? फेराडे, 1 फेराडे। फेराडे की वैल्यू कितनी होती है? फेराडे कॉन्स्टेंट कह सकते हो इसको आप, 96,500 कूलम। एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ई नोट सेल आपने निकाल ही लिया। तो अगर अकेली डेल्टा आरजी आपसे पूछ ली जाए तो भी आपको ये निकालना पड़ता, पर यूज कर लेंगे। कितना है? 0.34। डन। प्लस का है भी ध्यान रखना, ये
एन की वैल्यू देखते हैं कौन बताएगा, कमेंट कर दो भाई जल्दी से। फैराडे क्या होती है 96,500, तो गुणा ही करनी है इनकी आपस में, आंसर आ जाएगा, जूल में आंसर आ जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लो भाई, या देख लो ऐसी रिएक्शन दे रखी हो, टोटल पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट कर लो कितना है, 3 दूनी 6, इधर भी 6 ही मिलना है, 2 3 6 डन। इससे भी आप आइडिया लगा सकते टोटल पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करके, ठीक है। यहां देखो इस एक क्रोमियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, ये देख लो, ऑक्सीडेशन पता कर लें कितने इलेक्ट्रॉन से हुआ है। एक क्रोमियम ने, क्रोमियम किसमें कन्वर्ट हो गया 3+ में, तो एक क्रोमियम के एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े 3, दो ने कितने छोड़े होंगे 3 गुना 2 6, तो ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन से हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन की बात करें कैडमियम 2+ है, एक कैडमियम 2+ कन्वर्ट हो गया कैडमियम में, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसने, 3 कितने लेंगे 2 गुना में 3 6, एन की वैल्यू क्या हुई 6। या तो ये पता कर लो कितने इलेक्ट्रॉनों से ऑक्सीडेशन हुआ है, या ये पता कर लो कितने इलेक्ट्रॉनों से रिडक्शन हुआ है टोटल, डन ओके। एन की वैल्यू कितनी आ गई 6, रख दो, मल्टीप्लिकेशन करनी है अब आपको। जब 2 जीरो से 10 काट दी 34 बच गया, 34 गुणा 6 से कर दो भाई, फिर 965 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 की कर लो पहले इसके साथ, 34 से यहाँ पहले इसकी कर लो, इससे कर लेते हैं 34 से 6 चौका 24, 2 6 थी 18 और 2 20, 204 हो गया, 34 छिके पहाड़े याद कर लो 30 तक तो कम से कम, ठीक है। 965 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, करें 5 चौके 20, 5 दूनी 10, ठीक है, जीरो आने का ये फायदा हो गया, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, 9 से करेंगे 9 चौक 36, 2 में 18, 18 36 हो गया वैसे तो, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 0 6 2 और 6 8, 3 2 5 और 1 6, 8 1 9, 196 860, कितना हो गया भाई आंसर 196 860, ये आ गया जूल। अच्छा माइनस का निशान कर ले, माइनस रख दो, और क्या खास बात है भाई, किलो जूल में बदल सकते हो, -0.3 अंकों बाद 196.86 किलो जूल आ गई भाई। गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, यानी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो आप, बस फॉर्मूला आना चाहिए था। कैलकुलेशन 3 नंबर दे रहा है एग्जामिनर, 3 नंबर में क्वेश्चन था भाई, टफ नहीं था। क्या करना था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ द सेल 11th में सीख चुके हैं आप, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, मतलब ये भी 11th में पढ़ाते हैं, ये फॉर्मूला है, लगा दो आंसर आ गया, बस इतना सही था। आपके एग्जाम में ये क्या पता अगली बार 2 नंबर में दे दे क्वेश्चन, फॉर्मूला यही लग जाए, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है ओके। एक और बात, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप होगी, ठीक है ओके। सेकंड पार्ट देखते हैं भी इसका, डिफाइन कोहलराउट्स लॉ, कोहलराउट्स लॉ बाय टेकिंग स्टेबल एग्जांपल। भी देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आप डिबाई हक्कल ओनसगार इक्वेशन का यूज करके नहीं निकाल सकते, एक क्वेश्चन में पढ़ाया है मैंने, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी का एक ग्राफ बनता है ऐसे ऐसे करके, क्योंकि नहीं बता सकते हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, स्पेशली एग्जांपल लिया था मैंने एसिटिक एसिड का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बता देते हैं। तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को निकालने के लिए कोलराउस ने हमें एक अच्छा सॉल्यूशन दिया, अपने नाम के बेस पे एक ला दे दिया भाई, कोलराउस। ये ला क्या कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल आयन ले लो और उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप कंडक्टिविटी को पता कर लो। अब वो आयन चाहे अब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रख दो या वीक इलेक्ट्रोलाइट में रख दो, आप उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, जोड़ दो। अगर मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट दो आयंस की मिलने से बन रहा है, दोनों आयंस की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में पता कर ली, यस, दोनों को जोड़ दो। अब चाहे वो वीक बन रहा हो या स्ट्रॉन्ग बन रहा हो, डजंट मैटर, आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी कंडक्टिविटी निकाल लोगे, स्ट्रॉन्ग की भी निकाल लोगे।
तो ये लॉ क्या कहता है सिंपल शब्दों में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका मतलब अभी कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइट की इज इक्वल टू बराबर होती है सम जोड़ के ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, समझ गए इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। लिमिटिंग टर्म इनफाइनाइट डाइल्यूशन का के लिए यूज करना है। कैटायन की निकाल लो एंड एनायन की इसकी निकाल लो, दोनों के सम के बराबर हो, ठीक है। ये डेफिनेशन है भाई कोलराउस लॉ की। फॉर एग्जाम्पल मुझे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी, तो मैं क्या करूं, Na की पता कर लूं, Cl की पता कर लूं, कर सकते हैं। जैसे लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी सोडियम, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन माइनस। इसकी और एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है गाइस, ये तो ठीक है, हमें पता चल गया भाई NaCl एक साल्ट है, NaOH और HCl से बना होगा, NaOH और किससे बना होगा, HCl से। एक्चुअली है ना, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकालेंगे, जैसे देखो मैं बताता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे पास CH3COO Na की है कंडक्टिविटी, मुझे इसकी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंडक्टिविटी में डिबाई क्लोन-सगार इक्वेशन से पता कर लो, कर ली पता, ठीक। इसके साथ मैंने क्या किया भाई, HCl की मोलर कनेक्टिविटी, ये भी एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट पता कर लिया, ठीक। मैंने NaCl का पता कर लिया भाई, मान लो इसकी है X, इसकी है Y, इनकी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तीनों, ठीक है। डिवाइड क्लोन सगार इक्वेशन लगा दी, तीनों भी पता कर ली, ठीक। अब सुनना ध्यान से, मैंने X और Y दोनों को जोड़ दिया, Z को घटा दिया। अब ये क्या सीन है, अब हर आयन की मोलर कंडक्टिविटी आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पता कर सकते हो कोलरास लॉ से, सिंपल शब्दों में यही कहता है। क्या कर सकते हो, सिंपल देखिए, आप नॉर्मल मैथमेटिकल जोड़, अगर मैं इसको घटा दूं तो NaCl कम हो गया, तो Na को हटा दो, Cl को हटा दो, NaCl चला गया, यानी X प्लस वाई को ऊपर और दोनों वालों को जोड़ दिया और NaCl को हटा दिया, तो मैं समझ सकता हूं ऊपर वाले Na प्लस भी चला गया और Cl प्लस भी चला गया, Cl भी चला गया, क्या बचा, CH3COOH। एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसकी कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो X प्लस वाई की जो वैल्यू दोनों जोड़ो, मान लो ये 10 हो, ये 20 हो, कितनी हुई 30, और ये हो 5, 30 में से 5 गए, कितना आ गया आंसर, 25, निकाल सकते हो आप। यानी कोलरास लॉ का यूज करके आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बता सकते हो, इसलिए हम पढ़ते हैं कोलरास लॉ, जो हमने पढ़ लिया है भाई, सिंपल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप इससे रिलेटेड। दैट्स ऑल गाइस, इस तरीके से भी हमारा ये 35 क्वेश्चन का जो अथवा वाला पार्ट है 5 मार्क्स में, ये भी कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ साथ हमारा कंप्लीट हरियाणा बोर्ड का 2024 का जो केमिस्ट्री का एग्जाम है, वो भी वीडियो के द्वारा सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाता है। दैट सोल्व गाइस, आखिर हमने कर दिखाया। एक बात समझना भाई, यहां पे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो आपकी केमिस्ट्री के किसी भी कंसेप्ट को लेके, तो कमेंट में एक बार रख दीजिए उसको, तुरंत प्रभाव से आपको आंसर मिलेगा। दूसरी क्या खास बात है भाई, जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, स्पेशली आंसर दे दिया है, ताकि आपको कहीं से खोजने न पड़े, ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़े किताबों से, इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करो, लिख लिख के देखो भाई। तीसरी क्या खास बात है, ये नोट कर लेना, जिंदगी में आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। यहां पे समझना, प्रैक्टिस का मतलब ये है भाई कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो एक उचित डायरेक्शन में कर रहे हो, यानी जिस चीज के लिए आप प्रैक्टिस उचित दिशा में करेंगी, वो आप बार बार करके जल्दी अचीव कर लेंगे। बार बार मेहनत कीजिए, जैसे बार बार आप प्रयास करेंगे किसी चीज के लिए, आपको सफलता उस चीज में अवश्य मिलेगी। और अगर आप एक बार मेहनत भी बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं, तो भी उस चीज को आप अचीव कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब इस लाइन से ये भी है साथ में कि अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो बार बार पढ़ो उसको,
कोई लक्ष्य नहीं मिल रहा तो बार बार उस पर ट्राई करो, एक सहज स्वभाव से करो, सहज स्वभाव से कोशिश करो उस चीज। एकदम कोई भी चीज नहीं मिलती है अचानक हमें, हथेली पे सरसों नहीं उगती भाई, सुना है आपने मुहावरा। और करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, सुना है आपने। विद्या बुद्धि बल बढ़े, बात हमारी मान भाई। जैसे सिल पत्थर पे निशान रस्सी छोड़ देती है बार बार घिसना, जब ऊपर नीचे जाती आती है तो पत्थर में निशान पड़ जाते हैं यार, दिमाग पे क्यों नहीं पड़ेंगे। तो सिंपल शब्दों में अच्छे से तैयारी करो, जिस भी चीज की तैयारी आप कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और गाइस देखो, ये पूरा पेपर पढ़ाना, हालांकि 3 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना होता है गाइस, वीडियो में बनाने में सच में काफी टाइम लगता है, ठीक है। हालांकि पूरे के पूरे 35 क्वेश्चंस की वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओवरऑल एक ही काम है, बार बार प्रैक्टिस करो, नोटबुक में लिख लिख के देखो, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी, किसी भी कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को लेके आपको आ रही है तो कमेंट में पूछिए। सी फॉर कंसेप्ट, सी फॉर केमिस्ट्री, क्यूरी सी, ठीक है, आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।